ओके, हम लोगों का चैप्टर नंबर 4 है, ठीक है। और इसके अंदर हम लोगों ने स्टार्ट किया हुआ था नाइट्रोजन का, ठीक है। अब नाइट्रोजन के बाद ही नाइट्रोजन की ही सीरीज़ का यानी कि 5th एक का आपके पास एक सेकंड मेंबर है विच इज़ फॉस्फोरस, ठीक है। फॉस्फोरस और उसके कंपाउंड्स के बारे में बहुत थोड़ा सा हमने स्टडी करना है, बाकी आपके सिलेबस में कट हो चुका है, ठीक है। तो सबसे पहले इसकी अक्रंस ये नेचर में किस तरह से एग्जिस्ट करता है। तो फॉस्फोरस इज द सेकेंड मेंबर ऑफ ग्रुप 5A, ठीक है। जो नाइट्रोजन का फैमिली है उसी से ही फॉस्फोरस बिलोंग करता है। और इसका नेम, इसको फॉस्फोरस क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये ग्रीक वर्ड से इसका नेम है, ठीक है। ग्रीक वर्ड में इसका मतलब होता है लाइट बेरिंग, ठीक। तो इस वजह से फॉस्फोरस। उसके अलावा अनलाइक नाइट्रोजन इट डज नॉट अगर इन फ्री स्टेट इन नेचर, ये नेचर के अंदर फ्री स्टेट में, जबकि नाइट्रोजन जो है वो फ्री स्टेट में एग्जिस्ट करता है, N2 हमारी गैस, ठीक है, नाइट्रोजन गैस। लेकिन फॉस्फोरस नेचर के अंदर फ्री स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। मोस्ट ऑफ द फॉस्फोरस इज फाउंड इन डिपॉजिट ऑफ फॉस्फेट रॉक। आपके पास फॉस्फेट रॉक्स हैं जो कि इम्प्योर हैं, जैसे कि कैल्शियम फॉस्फेट के हैं, ये एपिटाइट के हैं तो कैल्शियम, साथ में फ्लोरीन, और ये फॉस्फोरस के ऑक्साइड्स हैं, ठीक है। तो इस फॉर्म में ये रॉक्स की फॉर्म के अंदर फॉस्फोरस प्रेजेंट है, लेकिन फ्री स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करता जैसे नाइट्रोजन एग्जिस्ट करती है। उसके बाद ये कंस्ट्रेंट ऑफ प्लांट्स और एनिमल टिश्यूज़। प्लांट्स और एनिमल टिश्यूज़ के अंदर अगर नॉर्मल ग्रोथ के अंदर फॉस्फोरस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक है। उसके अलावा अभी हम लोगों ने फर्टिलाइजर्स का चैप्टर पढ़ा था, तो नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम ये फर्टिलाइजर्स थे, यानी कि प्लांट्स की प्रॉपर ग्रोथ, नॉर्मल ग्रोथ के अंदर भी फॉस्फोरस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक। इट occurs especially in seeds, the yolk of eggs, the nerves and brain and bone marrow, usually in the form of लेसिथेंस। लेसिथेंस क्या होते हैं, बेसिकली ये फैट हैं, एसेंशियल फैट्स हैं, ठीक है, फॉर सेल बॉडी, ठीक है। सेल बॉडी के लिए एसेंशियल फैट्स की फॉर्म में ये फॉस्फोरस जो है वो रिक्वायर्ड होता है। अगर फॉस्फोरस की डिफिशियंसी हो जाए तो मोस्टली मेंटल डिसऑर्डर्स होते हैं, यानी मेमोरी लॉस होना शुरू हो जाती है अगर फॉस्फोरस की डेफिशिएंसी होना शुरू हो जाए, ठीक है। इन द फॉर्म ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट इज एसेंशियल कंस्टेंट ऑफ बोन्स। बोन्स में ऑब्वियसली कैल्शियम भी चाहिए और फॉस्फेट, तो कैल्शियम फॉस्फेट की सूरत में हमारी बोन्स को चाहिए होता है, ठीक है। बोन ऐश, यानी कि अगर आप बोन को बर्न करते हैं तो जो उसकी ऐश है, तो बोन ऐश में 80% जो है वो कैल्शियम फॉस्फेट है। इट्स इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ फॉस्फोरस, ठीक है। तो उससे बोन्स के अंदर कैल्शियम ही नहीं, फॉस्फोरस भी बहुत इंपॉर्टेंट है बोन्स के लिए, ठीक है। उसके अलावा मैंने आपको बताया कि मेंटल डिसऑर्डर्स होते हैं अगर फॉस्फोरस की डेफिशिएंसी हो जाए बॉडी में, मेमोरी लॉस हो सकता है, डेमेंशिया, अल्जाइमर, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं एलोट्रॉपिक फॉर्म्स ऑफ फॉस्फोरस। तो फॉस्फोर एलोट्रॉपिक फॉर्म्स क्या होती हैं, अगर कोई एलिमेंट, ठीक है, मोर देन वन क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करता हो तो हम उसको कहते हैं एलोट्रॉपिक फॉर्म, जो कि हमेशा एग्जांपल देती हूँ कार्बन की। जैसे कार्बन की एलोट्रॉपिक फॉर्म जो है ग्रेफाइट भी और डायमंड भी। इसी तरह से फॉस्फोरस के जो है कैन एग्जिस्ट इन एटलीस्ट 6 डिफरेंट सॉलिड एलोट्रॉपिक फॉर्म है। 6, इसकी अभी कम से कम अभी 6 हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पर उन्होंने सिर्फ 3 मेंशन की हैं। और वो कौन कौन सी हैं, एक फर्स्ट वन इज वाइट फॉस्फोरस, ठीक है। वाइट फॉस्फोरस के बारे में उन्होंने थोड़ा सा बताया है। फिर उसके बाद रेड फॉस्फोरस के बारे में, ये आपको रेड फॉस्फोरस, और एक उन्होंने बताया है ब्लैक फॉस्फोरस, ठीक है। 3 उन्होंने मेंशन की हैं, वैसे इसके जो हैं वो 6 एलोट्रॉपिक फॉर्म्स हैं, ठीक है। ये आपके पास ब्लैक फॉस्फोरस। अब इनको थोड़ा सा डिटेल से हम स्टडी कर लेते हैं कि इनके एलोट्रॉपिक फॉर्म्स क्या हैं। कि जो वाइट फॉस्फोरस है वो रिएक्टिव पॉइजन है, यानी कि जहर है, ठीक है, रिएक्टिव पॉइजन है, ठीक है। वोलेटाइल, यानी कि जल्दी इवेपोरेट हो जाता है। वैक्सी, थोड़ा सा जैसे वैक्स होती है ना, जैसे मोम, ठीक है, जो कैंडल होती है वो भी बेसिकली वैक्स है, ठीक है। तो वो वैक्सी सा है और येलोइश वाइट सब्सटेंस है, ठीक है, इसलिए इसको कहते हैं वाइट फॉस्फोरस, क्योंकि येलोइश वाइट फॉस्फोरस है। और सॉल्युबल इन बेंजीन एंड कार्बन डाइसल्फाइड, ठीक है। कार्बन डाइसल्फाइड यानी कि नॉन पोलर्स के अंदर ये सॉल्युबल है, बेंजीन और कार्बन डाइसल्फाइड में। इट एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ टेट्राएटॉमिक मॉलिक्यूल। टेट्राएटॉमिक यानी कि 4 एटम्स, यानी P4 की फॉर्म में ये एग्जिस्ट करता है। इसका जो ज्योमेट्री है वो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है, ये उन्होंने वाइट फॉस्फोरस, ठीक है। तो 1 2 3 4 ये आपस में 4 जो है फॉस्फोरस आपस में लिंक अप हुए हुए हैं, ठीक। बॉयल होता है 280 डिग्री, यानी कि हाई बॉइलिंग पॉइंट है, टू वेपर्स P4 विच डिसोसिएट अबव 700 डिग्री सेल्सियस टू फॉर्म P2 मॉलिक्यूल, ठीक है। बॉयल हो जाता है 280 पे, लेकिन अगर आप इसको हाई टेम्परेचर और 280 से अबव टेम्परेचर ले गए हैं, वेपर्स में कन्वर्ट होने के बाद आपने 280 पे तो ये वेपर्स में कन्वर्ट हो गए हैं, लेकिन जब आप 700 से अबव टेम्परेचर ले जाते हैं देन दे विल कन्वर्ट इनटू P2 मॉलिक्यूल, यानी कि डायटोमिक मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाता है, टेट्राएटॉमिक से डायटोमिक मॉलिक्यूल्स में, ठीक। उसके बाद आ जाता है रेड फॉस्फोरस,
ठीक है, ये रेड फॉस्फोरस का उन्होंने आपको दिखाया हुआ है। थोड़ा सा बॉन्डिंग का डिफरेंस है कि आप देखोगे यहाँ पे किस तरह से ये बॉन्ड हुए हैं, ये सारे के सारे फॉस्फोरस आपस में बॉन्ड हुए। यहाँ पर ये सारे आपको ये एक सेंटर वाली लाइन यानी ये वाला और ये आपस में बॉन्ड नहीं हुए थे। ठीक है, यहाँ पे जैसे ही आपको ये दोनों भी आपस में बॉन्ड बना दे, तो रेड फॉस्फोरस इज मच लेस रिएक्टिव, क्योंकि वो तो रिएक्टिव है और पॉइजनस है। ठीक है, ये लेस रिएक्टिव है, लेस पॉइजन है देन वाइट फॉस्फोरस। और ये प्रिपेयर कैसे होता है कि आपने हीट करना है, हीटिंग वाइट फॉस्फोरस यानी कि P4 को ही, वाइट फॉस्फोरस को आपने जब हीट करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ लिटिल आयोडीन और सल्फर एज अ कैटलिस्ट अप टू 250। ठीक है, क्योंकि 280 करेंगे तो वो वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएगा, तो आपने 250 के ऊपर और आयरन और आयोडीन जो है, आयोडीन और सल्फर एज अ कैटलिस्ट यूज़ करेंगे, 250 तक आपने रखना है वैक्यूम में। तो ये आपका जो टेट्राएटॉमिक वाइट फॉस्फोरस है वो रेड फॉस्फोरस के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, अगर 250 से अबव टेम्परेचर ले गए तो जो वाइट फॉस्फोरस है वही वेपर्स के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक, अच्छा, द टेट्राएटॉमिक मॉलिक्यूल ऑफ रेड फॉस्फोरस कंबाइन टू फॉर्म मैक्रोमोलिक्यूल्स, ये एक हो गया रेड फॉस्फोरस, ये सेकेंड और ये थर्ड, और ये आपस में भी बॉन्डिंग कर लेते हैं। बजाय इन्होंने इस तरह से बॉन्डिंग नहीं की, इन्होंने ऐसे दो मॉलिक्यूल्स ने बॉन्डिंग करके इस तरह से ये मैक्रोमोलिक्यूल्स भी फॉर्म करते हैं। ठीक है, एंड द लास्ट वन इज ब्लैक फॉस्फोरस इज द थर्ड फॉर्म विच इज मोस्ट स्टेबल। ये सबसे ज़्यादा अनस्टेबल जो है, अनस्टेबल होने का मतलब है जो चीज़ सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होती है वो बेसिकली सबसे ज़्यादा अनस्टेबल होती है। ठीक है, इसलिए वो रिएक्ट कर रही होती है। ठीक, तो वाइट फॉस्फोरस सबसे ज़्यादा अनस्टेबल है, ये इसलिए हाईली वो रिएक्टिव है, ये लेस रिएक्टिव था और ये सबसे ज़्यादा स्टेबल है अंडर ऑर्डिनरी कंडीशंस। और ब्लैक फॉस्फोरस इज प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग रेड फॉस्फोरस टू हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर। आपने वाइट फॉस्फोरस को हीट किया 250 तक, तो वाइट फॉस्फोरस से रेड फॉस्फोरस को आप अगर हीट करते हैं हाई, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा ब्लैक फॉस्फोरस में। ठीक है, बस इसको फॉस्फोरस का हम लोगों ने यहीं तक पढ़ना, उसकी अक्रेंस पढ़नी थी और एलोट्रॉपिक फॉर्म्स पढ़नी थी। आगे ये जो हेलाइड्स हैं फॉस्फोरस, ये सारा आपका सिलेबस है कट। ठीक है, स्मार्ट सिलेबस में इसको हम स्किप करते हैं। देन वी विल मूव टूवर्ड्स दी 6A ग्रुप। ठीक है, 6A ग्रुप को अब हमने स्टडी करना है। ये सारा आप लोगों का कट हो गए हैं रिएक्शंस, इनको नहीं करना, क्योंकि इस ग्रुप का जो मेन एलिमेंट था वो नाइट्रोजन, हमने उसको बहुत डिटेल से उसके बहुत रिएक्शंस कर ली हैं। ठीक है, अब ग्रुप है 6A एलिमेंट्स। ठीक, ग्रुप 6 है, अभी हमने 5A कंप्लीट किया जिसमें नाइट्रोजन था मेन। अब 6A के अंदर आ जाता है आपका ऑक्सीजन फैमिली। ठीक है, ऑक्सीजन फैमिली ग्रुप 6 है, यानी कि इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन जब आप देखेंगे तो इसकी आउटर मोस्ट शेल जो कि वैलेंस शेल है उसके अंदर 6 इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, तो इसके अंदर पहले एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, ऑक्सीजन है, सल्फर है, सिलेनियम है, टेलेरियम है और पोलोनियम है। ठीक है, टेलोरियम तक, ऑक्सीजन से यहाँ तक ये सारे आपके पास मोस्टली नॉन मेटल्स हैं। ठीक है, लेकिन ये जो पोलोनियम है ये बेसिकली रेडियो एक्टिव मेटल है, यानी इसमें से रेज इमिट होती हैं अल्फा बीटा गामा, ये रेडियो एक्टिव है। बाकी सारे नॉर्मल एलिमेंट्स हैं और नॉन मेटल हैं। ठीक, अच्छा जी, दीज एलिमेंट्स आर कॉल्ड कैलोजेंस। ठीक है, इनको कहा जाता है कैलोजेंस, ऑक्सीजन से ये सारे। इनको रीजन क्या है ये अपने पास हाईलाइट कर लेंगे, कैलोजेंस का मतलब क्या है कि इनको क्यों कहा जाता है कैलोजेंस, कि रीजन ये है फ्रॉम द ग्रीक फॉर कॉपर गिवर, क्योंकि मोस्टली जो कॉपर की ओर्स हैं, ठीक है, तो वो इनके साथ ही होते हैं, कॉपर ऑक्साइड होता है या कॉपर सल्फाइड होता है या कॉपर सेलेनियम, इस तरह से इनके साथ ओर्स होती हैं। ठीक है, कॉपर बेस ओर्स क्या होती हैं, जब भी मेटल किसी ऑक्साइड या सल्फाइड्स की फॉर्म में होता है, नेचर में एग्जिस्ट करता है, तो हम उसको कहते हैं ओर्स। ठीक है, तो कॉपर एक मेटल है और मोस्टली वो कॉपर ऑक्साइड या कॉपर सल्फाइड इनकी फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, इस वजह से हम इन सब एलिमेंट्स को कहते हैं कैलोजेंस, यानी कि कॉपर गिवर। अगर हम इनकी ओर्स लेते हैं तो उसके अंदर हमें कॉपर भी मोस्टली मिलता है। ठीक, उसकी उन्होंने यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन शो की हुई, एटॉमिक नंबर है 8, 16, 34, 52, 80। ठीक है, ये उनके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन तो आप सबकी चेक करेंगे। अब वैलेंस शेल के अंदर जो है 6 इलेक्ट्रॉन्स ही हैं। ठीक है, सबके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स है, इसलिए ये 6A ग्रुप से बिलोंग करते हैं। ठीक, उसके बाद इनके आ जाते हैं जर्नल करेक्टरिस्टिक्स कि ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 6A आर नॉन मेटल्स एक्सेप्ट पोलोनियम। पोलोनियम जो है वो आपके पास रेडियो एक्टिव मेटल है, उसके अलावा बाकी सारे जो मेंबर्स थे वो नॉन मेटल्स हैं। ठीक है जी, एटॉमिक रेडियाई, डेंसिटी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट जनरली इंक्रीज विद इंक्रीज एटॉमिक नंबर डाउन द ग्रुप। ठीक है, यानी कि इनकी सारे आप ट्रेंड अगर चेक करते हो तो इनका एटॉमिक रेडियाई भी इंक्रीज कर रहा है, इनका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज कर रहा है डाउन द ग्रुप, यानी ऑक्सीजन से पोलोनियम मूव करते हैं तो ये सब कुछ इनका इंक्रीज कर एटॉमिक रेडियाई, डेंसिटी भी, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी। ठीक है,
उसके बाद आ जाते हैं इंपॉर्टेंट आयनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये जो है ये रिलक्टेंट है, ये इजीली अपने लूज नहीं करते क्योंकि इनके आउटर मोस्ट शेल के अंदर है 6 इलेक्ट्रॉन्स। इनको स्टेबल होने के लिए, अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। ठीक है, तो ये प्रेफर करते हैं कि हम 2 गेन करें, इसलिए ये रिलक्टेंट है टू लूज इलेक्ट्रॉन्स। इसलिए इनकी आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो बहुत हाई है, विच शोज देयर रिलक्टेंस टू लूज इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इसलिए ये इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा होते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोफ्लोरीन के बाद, फ्लोरीन तो मैक्सिमम इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू है 4। ऑक्सीजन, फ्लोरीन के बाद ऑक्सीजन जो है वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। ठीक है, उसकी रीज़न की यानी कि गेन करना पसंद करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को गेन करते हैं। ठीक है, मोस्टली ये 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करते हैं। मोस्टली ये जो 6A ग्रुप वाले हैं इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट -2 होती है मोस्टली। उसके अलावा भी इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट है लेकिन मोस्टली -2 होती है कि ये 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करते हैं अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। ठीक है जी, अब आ जाते हैं कि ऑक्सीजन हैज़ 2 एलोट्रॉपिक फॉर्म्स। ऑक्सीजन की 2 एलोट्रॉपिक फॉर्म्स कौन सी हैं? O2 और O3, यानी ऑक्सीजन गैस और ओजोन। ठीक है, ये इसकी 2 एलोट्रॉपिक फॉर्म्स हैं। इनके अंदर 6A वालों में एलोट्रॉपिक का ज़्यादा बिहेवियर आपको नजर आएगा कि ऑल दीज एलिमेंट्स शो द प्रॉपर्टी ऑफ एलोट्रॉपी। ठीक है, सल्फर हैज़ 3 अल्फा बीटा अच्छा जी, सल्फर हैज़ 3, इसके अल्फा बीटा और गैमा है। ठीक है, सेलेनियम के 2 हैं, रेड और ग्रे। इस तरह से इनकी एलोट्रॉपिक फॉर्म्स, ठीक है, सबकी हैं। जो टेलेरियम है उसके भी 2 हैं, एक उसकी एलोट्रॉपिक फॉर्म मेटालिक है और एक नॉन मेटालिक है। ठीक है, दे ऑल्सो शो द प्रॉपर्टी ऑफ कैटिनेशन, यानी कि सेल्फ लिंकिंग की प्रॉपर्टी भी है कि ऑक्सीजन ऑक्सीजन, लेकिन कार्बन जैसी नहीं है। जैसे कार्बन की तो लॉन्ग चेन और डाइवर्स इसके वैरायटी ऑफ कंपाउंड्स आते हैं, इतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन इनके अंदर भी कैटिनेशन की प्रॉपर्टी है, यानी सेल्फ लिंकिंग, आपस में बॉन्ड बना सकते हैं। ठीक है, दिस प्रॉपर्टी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप, यानी कि कैटिनेशन की प्रॉपर्टी है लेकिन डाउन द ग्रुप कम होती जा रही है। यानी ऑक्सीजन के अंदर सबसे ज़्यादा है, अपनी ग्रुप में अगर हम कंपेयर करें ऑक्सीजन की सबसे ज़्यादा है, सल्फर की थोड़ी कम हो जाएगी, इस तरह से। ठीक है, ऑल दीज एलिमेंट्स आर पॉलीमेरिक इन नेचर। पॉलीमेरिक यानी कि ये पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स हैं, O2 है, O3 है, इस तरह से। ठीक है, और दे अटेन द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ नियरेस्ट नोबल गैस बाय गेनिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स। मोस्टली मैंने आपको बताया कि इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं ये, यानी कि इलेक्ट्रॉन गेन करना इनके लिए ज़्यादा ईजी है, तो इसलिए ये -2 की फॉर्म में होते हैं। O-2, सल्फर -2, सेलेनियम -2। ठीक है, इस तरह से इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट मोस्टली ये होती है। ठीक है, लेकिन एक्सेप्ट ऑक्सीजन द अदर मेंबर्स ऑफ द ग्रुप शो कोवेलेंसी। कोवेलेंसी यानी कि और भी वैलेंसी शो करते हैं। ठीक है, आपके पास ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम के अलावा -2 तो है ही, लेकिन ऑक्सीजन ऑक्सीजन मोस्टली आपको -2 में मिलेगा, लेकिन जो बाकी ग्रुप मेंबर्स हैं जैसे सल्फर है, सेलेनियम है, इनकी आपको वैलेंसी और कौन कौन सी वैलेंसी है, ये +2 में भी एग्जिस्ट करते हैं, +4 में भी एग्जिस्ट करते हैं, +6 में भी। ठीक है, अब उसकी एग्जाम्पल्स उन्होंने दी है कि यहाँ पे सल्फर की +2 है, सल्फर की +4 है, सल्फर की +6 है। ठीक है, अब +2 ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे हो जाती है इनकी? +2 यानी कि इन्होंने 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन किए हैं, वो कैसे होता है? इज शोन ड्यू टू दी 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन द p ऑर्बिटल्स। अच्छा जी, वो कहते हैं 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन द p ऑर्बिटल। अगर हम इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन पे वापस आए सल्फर की, तो सल्फर की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या थी? 3s2 3p4, यानी कि p के पास 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। टोटल p के पास मैक्सिमम कितने आ सकते हैं? 6। इसका मतलब है py और pz अभी अनपेयर्ड है, उनके पास एक एक इलेक्ट्रॉन है। py और pz अनपेयर्ड हैं, तो 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये क्या करेगा सल्फर? ये कोवलेंट बॉन्ड बना सकता है। ठीक है, तो ये 2 कोवलेंट बॉन्ड बना सकता है, उस स्टेट में उसकी क्या हो जाएगी? +2। ठीक है, अच्छा जी, अब +4 ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे होगी? व्हेन 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम p ऑर्बिटल इज प्रोमोटेड। जो px पेयर्ड था, ठीक है, वो क्या करेगा? वो भी अनपेयर्ड हो जाएगा। ठीक है, यानी कि px, py, pz तीनों अनपेयर्ड हो गए। साथ में पी एक्स ने अपना एक इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कर देता है डी में, डी ऑर्बिटल में। ठीक है, तो क्या हो गया? पी एक्स, पी वाई, पी जी, ये 3 हो गए अनपेयर्ड, और डी वाला जो है वो भी अनपेयर्ड। इस तरह से 4, तो इस तरह से ये 4 कोवलेंट बॉन्ड बना लेता है, तो ये +4 हो गई ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, वाइल 6, अब +6 कैसे होती है ऑक्सीडेशन स्टेट? अगर जो एस ऑर्बिटल भी जो है जैसे सल्फर के अंदर, या बाकी इसके ग्रुप मेंबर्स जो हैं, जैसे अब ये 3s2, ठीक है, तो अब एस वाला ने क्या किया? अपना भी एक इलेक्ट्रॉन डी में ट्रांसफर कर दिया, तो अब एस भी अनपेयर्ड हो गया, पी के तीनों अनपेयर्ड हो गए, और डी वाले 2 अनपेयर्ड हैं। इस तरह से टोटल 6 अनपेयर्ड हो गए, और ये फिर आप कोवलेंट बॉन्ड बना सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है -2
किस कब होती है? जब ये गेन करते हैं इलेक्ट्रॉन्स, और जब इन्होंने कोवलेंट बॉन्ड बनाना होता है तो फिर ये क्या करते हैं, +2 +4 और +6 इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाती है। ठीक है जी। उसके बाद आ जाती है अक्रेंस के नेचर में कैसे एग्जिस्ट करते हैं। तो ऑक्सीजन इज मोस्ट widely distributed and common of all the elements comprising about 50% of अर्थ क्रस्ट। अर्थ क्रस्ट के अंदर 50% आपको ऑक्सीजन मिलता है। अब कैसे, अगर हम एयर की बात करें तो एयर के अंदर भी नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा, उसके बाद ऑक्सीजन गैस है। ठीक है। उसके बाद वाटर की बात करें तो वाटर के अंदर भी 89% कंबाइंड फॉर्म के अंदर ऑक्सीजन है। ठीक है। तो उसके बाद जैसे कैल्शियम कार्बोनेट है, वेयर विच अकर्स एज चॉक, लाइमस्टोन, मार्बल। ठीक है। जब हम कंस्ट्रक्शन करते हैं तो हर जगह कैल्शियम कार्बोनेट यूज़ हो रहा होता है, तो उसमें भी क्या है, ऑक्सीजन है। उसके अंदर 48% ऑक्सीजन है। अर्थ क्रस्ट में कितनी है, 50%। वाटर के अंदर 89%। ठीक है। ऑक्सीजन, जब ये कैल्शियम कार्बोनेट की बात करते हैं तो उसके अंदर 48% ऑक्सीजन। फिर सिलिका, यानी अभी हमने सिलिकॉन डाइऑक्साइड के पढ़े थे। ठीक है। जैसे सिलिकॉन डाइऑक्साइड जो आपकी सैंड है, रॉक्स हैं, ठीक है, वो भी उनके अंदर 53% बाय वेट ऑक्सीजन, यानी कि ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है। ये ऑक्सीजन की अक्रेंस होगी कि हर जगह ऑक्सीजन है। उसके बाद आ जाते हैं सल्फर, कि सल्फर भी वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड है इन नेचर बोथ एज फ्री एंड कंबाइंड स्टेट। ठीक है। कंबाइंड फॉर्म में भी ये किसी और एलिमेंट के साथ कंबाइंड फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है और ये फ्री स्टेट में भी एग्जिस्ट करता है। मैनी इंपॉर्टेंट मेटालिक कोर्स, यानी कि ये सल्फर खुद क्या है, नॉन मेटल, ये मेटल्स के साथ भी कंबाइन होकर उनके मेटालिक ओर्स की फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है। यहाँ पे जैसे लेड के लिखा है, जिंक के, ठीक है, मरकरी के, और इस तरह से। ठीक है। तो ये उन्होंने डिफरेंट उनकी ओर्स लिखी हुई है, इनमें से कुछ के नाम याद कर लेंगे, सारे नाम याद करने की ज़रूरत नहीं है आपको। ठीक है जी। उसके बाद आ जाते हैं कि सल्फर ऑल्सो अकर्स इन ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रेजेंट इन एनिमल्स एंड वेजिटेबल्स। ठीक है। अनियन, गार्लिक, मस्टर्ड, हेयर, मैनी ऑयल्स, एग्स एंड प्रोटीन कंसिस्ट ऑफ कंपाउंड्स कंटेनिंग सल्फर इन देम। ठीक है। तो सल्फर जो है ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब कंपाउंड के अंदर प्रेजेंट है, और कोल और पेट्रोलियम के अंदर भी सल्फर प्रेजेंट है। ठीक है। तो ऑक्सीजन भी वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड है और सल्फर भी वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड है नेचर के अंदर, बोथ कंबाइन एंड फ्री स्टेट फॉर्म्स। उसके बाद आ जाता है आपके पास के कंपैरिजन। ठीक है। क्योंकि सबसे ज़्यादा इस ग्रुप के अंदर जो सिक्स ग्रुप है, इसके अंदर इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स ऑक्सीजन और सल्फर है। ठीक है। तो अब ऑक्सीजन और सल्फर की कुछ हम सिमिलैरिटीज स्टडी करेंगे, कुछ डिससिमिलैरिटीज, यानी कि उनके कंपैरिजन है। सबसे पहले सिमिलैरिटी, ऑक्सीजन और सल्फर के अंदर सिमिलैरिटी क्या है कि बोथ ऑक्सीजन एंड सल्फर हैव सेम आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इनके आउटर, क्योंकि ये 6 ग्रुप से बिलोंग करते हैं, तो इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, NH2P4। एन का मतलब है शेल, ये शेल नंबर डिफरेंट हो सकता है, ऑक्सीजन के लिए शेल नंबर डिफरेंट होगा। ठीक है। 2 होगा और सल्फर के लिए 3 होगा, तो शेल नंबर डिफरेंट है, लेकिन जो बाकी S2 और P4 ये दोनों का ऐसे ही होगा, ऑक्सीजन और सल्फर का। बोथ ऑक्सीजन एंड सल्फर आर यूजली डाइवेलेंट। डाइवेलेंट यानी कि ये 2 बॉन्ड्स बनाते हैं। ऑक्सीजन 2 कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, सल्फर भी 2 मोस्टली। ठीक है। मोस्टली जब भी आप ऑक्सीजन या सल्फर के कंपाउंड स्टडी करते हैं तो ये डाइवेलेंट है, 2 कोवेलेंट बॉन्ड्स बनाते हैं। ठीक है जी। बोथ ऑक्सीजन एंड सल्फर एग्जिस्ट एलोट्रॉपिक फॉर्म, दोनों के एलोट्रॉपिक फॉर्म्स भी हैं। फिर बोथ हैव पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स। ठीक है। जैसे ऑक्सीजन O2 की डायटोमिक फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है, सल्फर भी H2 और S8 मॉलिक्यूल्स में। ठीक है। अपने साथ ही बॉन्ड बना लेते हैं। ठीक है जी। उसके बाद बोथ कंबाइन विद मेटल्स, यानी ऑक्सीजन और सल्फर जब भी मेटल्स के साथ कंबाइन होते हैं तो मोस्टली किस तरह किस फॉर्म में होते हैं, O-2 और सल्फर भी -2, यानी कि किस तरह से हुए, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, -2, जब ये मेटल्स के साथ कंबाइन करते हैं। ठीक है। जब सल्फर किसी नॉन मेटल के साथ, खुद भी नॉन मेटल है, लेकिन जब किसी और नॉन मेटल के साथ कंबाइन करता है तब इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट डिफरेंट होती है। इसलिए इंपॉर्टेंट है मेंशन करना कि बोथ कंबाइन, यानी कि ऑक्सीजन और सल्फर जब कंबाइन करते हैं मेटल्स के साथ तो ये फॉर्म -2 ऑक्सीडेशन स्टेट में करते हैं, तो ये इनकी सिमिलैरिटी है। ठीक है जी। बोथ कंबाइन विद नॉन मेटल्स, अब जब नॉन मेटल के साथ कंबाइन करते हैं तब ये कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं। ठीक है। कोवलेंट कंपाउंड्स होते हैं। बोथ आर टिपिकल नॉन मेटल्स, बोथ आर फाउंड इन फ्री एंड कंबाइंड स्टेट्स ऑन अर्थ। ये हो गई इनकी सिमिलैरिटीज। अब हम इनकी डिससिमिलैरिटीज, अच्छा ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है। सिमिलैरिटीज और डिससिमिलैरिटीज पेपर में आपसे किसी एक भी पूछी जा सकती है, कभी सिमिलैरिटीज भी पूछी जा सकती हैं, कभी मेंशन होगा डिससिमिलैरिटी और कभी होगा कंपैरिजन। अगर कंपैरिजन आता है, शॉर्ट क्वेश्चन है, तो आप एक दो सिमिलैरिटीज और एक दो डिससिमिलैरिटीज लिख सकते हैं। ठीक है। अच्छा जी। अब डिससिमिलैरिटी क्या है, कि सिमिलैरिटी क्या थी, दोनों के इलेक्ट्रॉपिक फॉर्म्स हैं। डिससिमिलैरिटी क्या हो गई कि ऑक्सीजन की 2 है
2 एलोट्रॉपिक फॉर्म्स हैं और जबकि सल्फर की 3 एलोट्रॉपिक फॉर्म्स हैं। तो ये डिसिमिलैरिटी हो गई। ठीक है जी। ऑक्सीजन क्या है, गैस एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर, जबकि सल्फर क्या है, सॉलिड है रूम टेम्परेचर पे। स्टेट्स का डिफरेंट आ गया कि ये गैस है और ये सॉलिड है। उसके बाद ऑक्सीजन इज स्पेरिंगली सॉल्युबल इन वाटर, यानी कि बहुत कम डिजॉल्व हो जाती है। ठीक है, होती है डिजॉल्व, लेकिन जो सल्फर है वो डिजॉल्व नहीं होती वाटर में। ऑक्सीजन हेल्प करती है कंबस्शन में, किसी को जल कोई चीज़ अगर बर्निंग होती है तो ऑक्सीजन उसको हेल्प करती है, अगर ऑक्सीजन नहीं होगी तो वो चीज़ नहीं जलती। लेकिन सल्फर खुद ही जल जाता है। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल कहीं भी कोई चीज़ बर्निंग हो रही है और आप सल्फर वहाँ डालते हैं तो सल्फर इटसेल्फ वो भी जल जाएगा। ठीक है, इट इज़ अ पैरामैग्नेटिक इन नेचर। ऑक्सीजन की पैरामैग्नेटिक, यानी कि क्योंकि इसके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होने की वजह से ये मैग्नेटिक को अट्रैक्ट करता है। ठीक है, ये डायमैग्नेटिक है। ठीक है, ये मैग्नेटिक को अट्रैक्ट नहीं करता। इट डज नॉट रिएक्ट विद वाटर, ये वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता, लेकिन वाटर के अंदर सॉल्युबल है। ठीक है, और व्हेन स्टीम इज पास थ्रू बॉइलिंग सल्फर अ लिटिल हाइड्रोजन सल्फाइड, यानी कि ये वाटर के साथ रिएक्ट करता है, लेकिन किस फॉर्म में, स्टीम की फॉर्म में, यानी कि हाई टेम्परेचर के ऊपर जब वो वेपर्स में कन्वर्ट हुआ होता है उस टाइम पे सल्फर जो है रिएक्ट करेगा वाटर के साथ, यानी कि स्टीम के साथ, और हाइड्रोजन सल्फाइड और सल्फर डाइऑक्साइड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। उसके बाद इट डज नॉट रिएक्ट विद एसिड, ये वाटर के साथ भी रिएक्ट नहीं कर रहा, एसिड के साथ भी रिएक्ट नहीं कर रहा, अल्कलीज के साथ भी रिएक्ट नहीं कर रहा, जबकि सल्फर जो है वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है लेकिन स्टीम की फॉर्म में। ठीक है, और ये रिएक्ट कर रहा है एसिड्स के साथ भी। ठीक है, ऑक्सीडाइज हो जाता है सल्फर, सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड के साथ जब सल्फर रिएक्ट करता है तो ऑक्सीडाइज हो जाता है। अल्कलीज के साथ भी रिएक्शन कर रहा है, तब भी सल्फाइड्स और थायोसल्फाइड्स बना रहा है। और मोस्टली ऑक्सीजन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो -2 है। ठीक है, लेकिन जो सल्फर है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट -2, +2, +4 और +6 है। ठीक है, तो ये इसकी डिसिमिलैरिटीज़ हैं और वो सिमिलैरिटीज। बस आज हम यहीं तक इसको रखेंगे, उसके बाद आगे